काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। एक भी पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया तो फिर मतलब नहीं है देखने का। और इस टॉपिक के ऊपर मैं बार बार बात नहीं करूंगा, एक ही बार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगली बार मैं शॉर्ट में बात करूंगा अगर मुझे कुछ लगता है, कुछ अच्छे फंड्स दिखते हैं उसके बेसिस में। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में डिस्कस करूंगा, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करते हैं, एक पोर्टफोलियो होता है जो सबके लिए सेम होता है, आपके हिसाब से वो कस्टमाइज नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो काफ़ी कम होता है, SIP का अमाउंट काफ़ी कम होता है, कुछ फंड्स 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, कुछ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक होता है PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें इन्वेस्टर के हिसाब से पोर्टफोलियो कस्टमाइज भी होता है और नहीं भी होता है। जिसमें कस्टमाइजेशन चाहिए उसमें 10-10 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, और कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए यानी एक पोर्टफोलियो बना दिया फंड मैनेजर ने, उसी के हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। तो उसके लिए कभी कभी 1 करोड़ रुपीज़ की आवश्यकता होती है, कभी कभी 50 लाख की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर एक और प्रोडक्ट आ चुका है जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसका काम क्या है कि PMS में और म्यूचुअल फंड के बीच में जो गैप है ना उसको फिल करना। म्यूचुअल फंड में आप 1000-2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और PMS में आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की आवश्यकता होती है। SIF के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसके नीचे नहीं, ठीक है। कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में, मेरा क्या व्यू है, सब कुछ एक बार अपन चेक करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और एक फंड है वो भी मैं आपको बता दूंगा SIF का, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। मैंने आपको पहले इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे देखना था ट्रैक रिकॉर्ड इनका कैसा आएगा। अभी डेटा अवेलेबल है 2 क्वार्टर्स का, तो देखते हैं कैसा इन फंड्स ने परफॉर्म किया। इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में, चाहे वो जीरोधा हो या ग्रो हो। अब देखिए, नॉर्मली तो आपको कोई भी बता देगा यूट्यूबर कि ये क्या होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस जानकारी देता हूँ इसको लेकर। फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पोर्टफोलियो होता है और उसमें आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख का चाहिए होता है। अब ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में होना चाहिए। अगर आपकी SIF किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में है जिसका नाम है कॉन्ट, उसके 4 प्रोडक्ट है कॉन्ट के, SIF के, ठीक है। अगर आपने एक प्रोडक्ट यानी एक जो फंड है उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए, तो बाकी के जो फंड है ना जो SIF के है उसके अंदर आप 1 लाख भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन एक एसेट मैनेजमेंट का SIF 10 लाख रुपीस का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या उनके लिए अवेलेबल है जिनके पास में अच्छा अमाउंट है। अब काफ़ी लोग ये भी करेंगे, अपने म्यूचुअल फंड को बेच देंगे। हो सकता है किसी के पास में 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में जैसे भी, सब बेच के एक ये खरीद लिया। क्या वो करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पोजीशन है बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड PMS, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक गैप को ये फिल करता है। साथ में थर्ड पॉइंट ये है कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज इसमें आती है। एक है इक्विटी ओरिएंटेड, यानी जिसमें इक्विटी के ऊपर ही काम करेंगे, इक्विटी के अंदर ही निवेश होगा। एक आती है डेट, जिसमें इक्विटी के साथ में डेट भी आएगा। एक आती है हाइब्रिड, जो डेट और इक्विटी दोनों का मिश्रण है। एक तरह से डेट और हाइब्रिड को एक ही मान के चलो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वैसे, ठीक है। हाइब्रिड में हम ये मान लेंगे कि डेट ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है। अब देखो यहाँ पे समझो, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, जिसमें स्टॉक्स ली जाएंगे कैश मार्केट के अंदर होल्ड करने के लिए, जैसे आप खरीदते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, जैसे म्यूचुअल फंड खरीदता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में लॉन्ग शॉर्ट भी होगा। अगर फंड मैनेजर ने HDFC बैंक लिया कैश में, तो वो HDFC बैंक को शॉर्ट भी कर सकता है। वो कैश में बाय करने के बाद भी HDFC बैंक को लॉन्ग भी कर सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि HDFC बैंक लिया 10%, यहाँ पे HDFC बैंक लिया 10%, लेकिन उसको लॉन्ग भी कर दिया, तो 10% से भी ज़्यादा का एलोकेशन HDFC बैंक में हो जाएगा। यानी ग्रॉस जो एलोकेशन है ना वो ज़्यादा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में 100% ही होगा, लेकिन यहाँ पे FNO के अंदर भी बाय कर सकते हैं, जिस वजह से मोर देन 100% भी ग्रोस एलोकेशन हो सकता है।
ठीक है, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं। डेट के अंदर इसके साथ में डेट और ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसमें फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं 6% 7% के। एक्टिव एसेट एलोकेशन, जिसमें बाकी एसेट्स भी ली जा सकती हैं, क्रूड भी ले ली गई है, क्रूड के ऑप्शंस ले लिए, सेल कर दिए ऑप्शंस, गोल्ड ले लिया। सेक्टर रोटेशन के अंदर की जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कम से कम 4 सेक्टर्स इनके पास में होने चाहिए, जिसमें से कम 2 सेक्टर्स इनके पास में होंगे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको लॉन्ग करेंगे यानी उनको बाय करेंगे, और जो 2 सेक्टर या मोर देन 2 सेक्टर जो खराब करे उनको शॉर्ट करेंगे। तो वो सेक्टर्स अगर गिरते हैं जो खराब कर रहे हैं, उसका फायदा होगा इसको, और जो लॉन्ग कर रखा है वो सेक्टर चलते हैं तो उसका फायदा होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इस स्ट्रैटेजी में फंड मैनेजर अगर अच्छा मिल गया ना तो बहुत पैसा बनेगा इसके अंदर, यानी बहुत पैसा इन द सेंस ये नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसा बनेगा, ये है कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्टिव एसेट एलोकेशन की तरह होता है, जिसमें अगर ये चाहे ना तो गोल्ड ज़्यादा भी ले सकता है, अगर ये चाहे तो गोल्ड बहुत कम कर सकते हैं। इनको लग रहा है सिल्वर के अंदर एक पैटर्न बन गया, तेजी आएगी, तो ये सिल्वर को टॉप होल्डिंग में भी रख सकते हैं, 20-30% का एलोकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है पूरा सिस्टम फंड मैनेजर के ऊपर। क्या म्यूचुअल फंड में करता है, बट इतना नहीं करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम बोल सकते हैं कॉपी करते हैं कई हद तक इंडेक्स को। ठीक है, तो वहां पे इंडेक्स के बेसिस पे रिटर्न्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गेम बिल्कुल ही डिफरेंट चलेगा, ये कुछ भी कर सकता है। आगे चलते हैं, एक्टिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना म्यूचुअल फंड के अंदर, मल्टी एसेट फंड के अंदर, तो उसमें होता क्या है, आपको दिखेगा इक्विटी 50%, फिर आपको दिखेगा हेज इक्विटी 10%। अब ये हेज इक्विटी क्या है? हेज यानी हेजिंग, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने एक स्टॉक लिया, बजाज फाइनेंस लिया, आपने उसको बाय किया है कैश मार्केट के अंदर, वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन गलती से क्या पता वो स्टॉक नीचे चल जाए, तब तो नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने हेजिंग कर रखी है, बजाज फाइनेंस की आपने पुट बाय कर रखी है, तो बजाज फाइनेंस गिरेगा तो वो जो पुट है वो ऊपर जाएगी और आपको उसमें प्रॉफिट होगा। या फिर आपने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया तो फ्यूचर गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सिस्टम क्या आता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, कि जो पोर्टफोलियो में कंपनीज आपकी है ना, उसी को ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप उसमें हेजिंग कर सकते हैं, यानी आपके स्टॉक गिरेगे तो आपको उसकी जो पुट खरीदी या आपने उसको शॉर्ट किया उसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों नेकेड पोजीशन बन सकती है, यानी आपने HDFC बैंक नहीं भी खरीदा है तब भी आप उसके फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसकी पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स है। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये अप टू 25% नेकेड शॉर्ट एक्सपोजर ले सकते हैं, बस यही एक फायदा है इस फंड का या SIF का। 25%, ये भी देखो ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना कि यार बेयर मार्केट चल रहा है तो मैं तो कमाऊंगा, क्योंकि ये फंड मैनेजर क्या करेंगे, पूरे मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, जितना पैसा लगा हुआ है सबको शॉर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, पैसा बनेगा बुल मार्केट में ही, अल्टीमेटली वेल्थ बनेगी बुल मार्केट के अंदर ही, लेकिन 25% आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट में जा सकता है जब मार्केट खराब होगा। अब ये नॉर्मली म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, ये अनहेज पोजीशन ले सकते हैं, यानी जो मैंने आपको बता दिया जितना पोर्टफोलियो आपके पास में है, जितनी भी कंपनीज आपके पास में है, उसके अलावा आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आप निफ्टी की शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टॉक आप शॉर्ट कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा फायदा है, ये मार्केट गिरेगा जब गिरावट को कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर स्ट्रैटेजी खराब हो गई ना और मार्केट चल गया और 25% ये शॉर्ट करके बैठे हो गए, तो इनको लेने के देने पड़ेंगे। ठीक है, वो सब चीजें भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। आगे चलते देखो यहाँ पे हेज वर्सेस नेकेड पोजीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ लेना आप। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ ये आपको। फ्लेक्सिबल ग्रॉस एक्सपोजर, ये भी मैं आपको अभी स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि आपके पास में HDFC बैंक का 10% है, लेकिन आप उसको लॉन्ग कर दोगे ना अलग से, आपने फ्यूचर भी बाय कर लिया तो मोर देन 10% आपके पास में हो जाएगा उसका। साथ में डायनेमिक नेट एक्सपोजर, ये मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज कर देगा अपने एक्सपोजर को। ठीक है, फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से चेंज करेगी ये।
यहाँ पे देखो एक और पॉइंट ऐड कर लो जो इस पॉइंट में नहीं है 20 पॉइंट्स के अंदर, कि ये जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस करेगा ना उसका जो पेमेंट है वो आप ही करोगे इनको। हर दिन इनका एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है जो कि हर फंड्स का होता है। कभी इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 2% भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफएनओ में काम कर लिया, दलाली लग गई, वो कौन देगा, आप दोगे उनको, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आएगा। बट डरने की बात नहीं है, जो एनएवी आप देखते हो ना, एनएवी, उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है। वो एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद एनएवी आती है, आपको उस एनएवी का ही जो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एनएवी का मतलब यह है कि मान लो एक दिन में आपकी एनएवी 3% के साथ में बढ़ने वाली थी या बढ़ गई, लेकिन फंड मैनेजर ने उस 3% के लिए इतनी दलाली दे दी कि आपका एक्सपेंस रेशियो 2% हो गया, तो वो जो गेन मिलेगा ना आपको जस्ट 1% का ही मिलेगा। तो एनएवी के अंदर सब कुछ आ जाता है, लेकिन एनएवी जब बढ़नी होगी ना ज़्यादा और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो गया तो फिर वो कम बढ़ेगी। देखो वो सब चीज़ें होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, यही एक डिसएडवांटेज होता है जो लोग कहते हैं कि स्कैम है, कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो अगर आप नहीं देते ना तो पता नहीं कितने करोड़ों की कंपाउंडिंग आपकी हो जाती है। बट जो है वो है, अगर आप काम करवा रहे हो मैनेजर से तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको उसका करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जिसमें एडवांस रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिनेरियो एनालिसिस, ये सब चीज़ें हैं, इनके पास में टूल होते हैं। आगे चलते हैं, ये प्रोफेशनल एक्टिव मैनेजमेंट है, ये एक्टिवली मैनेज करते हैं, पैसिवली कोई काम नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करेंगे। ये डेली एनएवी डिस्क्लोजर है, यानी बाकी म्यूचुअल फंड में जैसे डेली एनएवी आती है इसमें भी आएगी, तो आप ट्रैक कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं आपके खुद के पोर्टफोलियो के साथ, आपके फंड पोर्टफोलियो के साथ, इसको जो मैं आगे करके इसी वीडियो में आगे चल के करने वाला हूँ। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, इनका मेन क्या है काम, कि रिड्यूस करना इमर्जिंग रिस्क, यानी जब मार्केट गिरेगा तो कुछ शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हो गई है जिसकी वजह से ज़्यादा तेजी से पोर्टफोलियो आपका नहीं गिरेगा। ये फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करेंगे अपने पोर्टफोलियोज को, अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए रिस्क को। साथ में आगे चलते हैं, मल्टी एसेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत तेज़ी से अपनी एसेट को चेंज कर सकते हैं, कभी इक्विटी ज़्यादा कभी क्या ज़्यादा, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑब्वियस हम इनको पे कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो की जो फीस है, ताकि हम ये काम इनसे करवा पाए, क्योंकि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा जितना यहाँ पे कर सकता है वो। हायर स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्सिटी, ये ध्यान रखो, वही इन्वेस्टर इसमें निवेश करे जो अंडरस्टैंड करता है एडवांस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एफएनओ की नॉलेज है आपके, तो फिर आप इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, आपको खुद को कुछ करना नहीं है, वैसे मैनेजर ही करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है। इसके बाद में आगे चलते हैं, नो गारंटी रिटर्न्स, किसी भी फंड के अंदर कोई गारंटी नहीं है, ना म्यूचुअल फंड में, ना एसआईएफ के अंदर। सूटेबल है एडवांस और जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो मार्केट की साइकिल को समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं, डेरिवेटिव समझते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये चलो ठीक है, सीबी के रूल्स रेगुलेशन से जिसमें जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉल करती है उसी को इसका लाइसेंस मिलेगा, यानी हर फंड के पास में ये लाइसेंस अभी नहीं है, कुछ ही फंड है जो ये काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये काम करते हैं एफआईज की तरह, ये काम करेंगे हेज फंड की तरह, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो की तरह। इनकी जो टेक्निक्स होती है, जो टूल्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो एफआईज की तरह होगी। ठीक है, ये उन कंपनी को नहीं खरीदेंगे जिनको डीआईज बेच रही है, जिनके स्टॉक्स नीचे हैं, ये उन्हीं कंपनी को खरीदेंगे जिन कंपनीज में ग्रोथ है, वो चाहे ऊपर हो कंपनी का स्टॉक या फिर नीचे हो। ठीक है, ये पराग पारिक की तरह कॉन्ट्राबेट वाला काम नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, 20 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आई होप आपने पूरा ये देखा होगा, तब जाके आपको अब समझ में आएगा थोड़ा सा कंपैरिजन। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये लॉन्ग शॉर्ट फंड है, लेकिन किस कैटेगरी में इसको दिखा रखा है, हाइब्रिड के अंदर, तो ये हाइब्रिड में ही दिखाएगा, लेकिन ये इक्विटी का है प्योर, इसमें डेट वगैरह कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हाँ ये रख सकते हैं चाहे तो।
अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक महीने के रिटर्न्स कितने हैं, 4.5% के, ठीक है। 6 महीने के रिटर्न्स कितने हैं, 15% के। तो मैं इसी डेटा का वेट कर रहा था कि 1-2 क्वार्टर का डेटा दिखे मुझे, तब जाके मैं इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो फिर अपन क्या ही देखेंगे, क्या ही कंपैरिजन करोगे। सबसे अच्छी बात देखो, मैंने इतने सारे SIF देखे हैं, ठीक है, मैंने सारी स्ट्रैटेजी, इनकी जो फैक्ट शीट होती है वो सब पढ़ी है, सब कुछ देखा है। अब ऐसे मत करना कि आप इन्हीं फंड में कर दो। मेरे हिसाब से सबसे जो अच्छा काम यहाँ पे करेगा ना, वो कॉन्ट करेगा। कॉन्ट वाले कुछ अलग ही लेवल के मैनेजर्स हैं। कॉन्ट का मल्टी एसेट आप देख लो या फ्लेक्सी कैप देख लो, कॉन्ट का स्मॉल कैप देख लो, इनका काम करने का तरीका ही अलग है। इनका पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, एक्सपेंस रेशियो इनका ज़्यादा होगा, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जब रिटर्न्स मिल रहे हैं तब तक ठीक है, और ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफ़ी सही रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कॉन्ट वाले बहुत अच्छी तरह से इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर उसी तरह के है। साथ में ये जो लोग हैं, ये टीवी पर भी नहीं आते हैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कॉन्ट वाले को या कोई भी मैनेजर को इंटरव्यू देते हुए। इनका काम सिंपल है, रिटर्न्स निकालो, मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15% के रिटर्न से पिछले 6 महीनों के अंदर। कॉन्ट में एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी, देखो आपने देखा होगा कि जब स्मॉल एंड मिड कैप, स्मॉल कैप नीचे थे, तब कॉन्ट ने क्या किया, सबसे ऊपर जाकर रिलायंस खरीद लिया था। कॉन्ट स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, 10% रिलायंस को दे दिया था कि अब गिरा के दिखाओ मेरे फंड को। और जैसे ही स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, रिलायंस को निकाल दिया, उसके बाद में स्मॉल कैप खरीद लिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत बहुत कम मैनेजर्स ये सब चीज़ें कर पाते हैं। मैं ऐसे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई प्रमोशन का कुछ मिल रहा है, जस्ट मैं एक जो डेटा मैंने रिसर्च किया है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक महीने में कितने रिटर्न है इसमें, नेगेटिव। वहाँ पे एक महीने में कितने थे SIF के अंदर, 4.5%। क्यों, स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता चुका हूँ 20 पॉइंट्स के अंदर, उसके बेसिस पे। इसके बाद में देखो यहाँ पे पराग पारिक ने 6 महीनों में कैसा काम किया है, 3% नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फंड खराब है, ये फंड अच्छा है, अपने लिए अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। SIF में रिटर्न्स कितने हैं, 15% के। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं ऐसे फ्लेक्सी कैप को, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के साथ ही इसका कंपैरिजन होना अच्छा है, क्योंकि वो भी फ्लेक्सिबल है और ये भी फ्लेक्सिबल है। हेलियोस को देखते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छा कर रहा है, छोटा AUM है इसका, तो अच्छा ही करेगा, ऑब्वियस है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, छोटी कंपनीज में भी निवेश कर सकता है, पराग नहीं कर सकता है। तो इसने क्या किया, एक महीने में कुछ नहीं किया, जबकि SIF ने अच्छा किया है, कॉन्ट ने, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे 6 महीने में वहाँ पे 15% के हैं, यहाँ पे 9% के। मेरे हिसाब से शायद ही कोई फ्लेक्सी कैप होगा जो इसको, कॉन्ट को, जो SIF है उसको बीट कर पा रहा होगा। थोड़ा और टाइम देखते हैं, वेट करते हैं, एक साल में क्या डेटा निकलता है उसके बाद में देख लेना। बाकी आपको समझ में आ रहा है तो चेक कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपने अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया और सारा पैसा SIF में लगा दिया, क्योंकि अभी जस्ट अभी आई है स्ट्रैटेजी, अभी देखेंगे थोड़ा सा कितना कैसा होता है। हाँ, SIF में एग्जिट लोड नहीं है कि 1 साल तक आपका पैसा ब्लॉक होगा, आई थिंक 15 डेज का ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उन इन्वेस्टर्स के पास में जिनके पास में ज़्यादा पैसा है, जिनका पोर्टफोलियो 20, 30, 40, 50 लाख का है, वो हाँ दे सकते हैं SIF के अंदर 10 लाख। बाकी ठीक है, देखते हैं कि आगे कैसा परफॉर्म करता है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज प्ले होती है। तो ये कंपैरिजन था म्यूचुअल फंड और SIF का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना मैंने भी नहीं सोचा था। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो नीचे कॉमेंट के अंदर येस लिख देना। कल के 2 वीडियोस आप देख लेना। बाकी